हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम बायोलॉजी इज़ इजी है, लेकिन सिर्फ बायो के अलावा मैं केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स डाल रहा हूँ। और जैसे कि पिछली बार मैंने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 का वीडियो डाला हूँ, उसके अलावा 10th लेवल पे मैंने फ़िज़िक्स का भी लेक्चर डाला हूँ। मगर आज पहली बार मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 12th स्टैंडर्ड का फ़िज़िक्स का लेक्चर जो है आज मैं शूट कर रहा हूँ। और इस चैप्टर का नाम जो है चैप्टर नंबर 1 है, और इस चैप्टर का नाम जो है रोटेशनल डायनामिक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, रोटेशन वर्ड जो है ये आया है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन में रोटा वर्ड का मतलब होता है व्हील। लैटिन में रोटा वर्ड का मतलब होता है व्हील। व्हील मतलब क्या? यानी कि पहिया। पहिया यानी कि बैलगाड़ी का होता है, घोड़ा गाड़ी का होता है, और हमारी स्कूटी, कार, ट्रक है ना, ट्रेन, एरोप्लेन, हर एक का जो पहिया होता है उसे व्हील कहते हैं। अब ये व्हील हम लोग हमारी गाड़ियों में क्यों लगाते हैं, हमारे व्हीकल्स में क्यों लगाते हैं? ताकि वो रोटेट होकर हम लोगों की ट्रैवलिंग जो है आसान कर सके, हमको जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचा सके जहां हम पहुंच सकते हैं। ये व्हील एक्चुअली हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कैसा कर रहा है? बाय द एक्शन ऑफ सर्क्यूलर मूवमेंट। अब याद रखो, यह सर्कुलर मोशन, तो याद रखो रोटेशन को हम चाहे तो सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। अब दूसरा जो वर्ड है इसका मतलब क्या? डायनामिक। डायनामिक वर्ड जो आया है, ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब होता है पावर। जनरली ग्रीक में डायनामिक वर्ड का मतलब होता है क्या? पावर। लेकिन डायनामिक्स को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। यानी कोई भी बॉडी अगर फोर्स के वजह से मूव कर रही है, ये ऐसा इसका मतलब होता है। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर ये दो वर्ड को अगर कंबाइन करते हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपका पहला पेज एक पिंक कलर का बॉक्स है और उसके अंदर उसने बोला है कैन यू रिकॉल। अब देखिए, ये कैन यू रिकॉल का ये जो बॉक्स दिख रहा है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, एक एक करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। अब इसके बारे में देखिए, स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा। सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle or revolution along the circular path। एकदम सिंपल है। अब आइए इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, सपोज करो ये एक सर्कल है और इसकी ये जो हद होती है, बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री या वो बॉर्डर को सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सराउंडिंग। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है क्या? सराउंडिंग। तो इस आंसर में क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर है और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे या कहेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये वाला आंसर समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अलोंग विद द आंसर। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाना है। आंसर देखिए, इट इज अ पॉइंट एट विच द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और ऑल द masses of a system of a particle appeared to be
कॉन्सेंट्रेटेड। सबसे पहले देखिए सेंटर ऑफ मास हमको समझना है, उससे पहले खाली आपको बोलता हूँ सेंटर ऑफ लेंथ कैसा समझेंगे। पट्टी है और ये 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है। कितना है? 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल बी सेंटर ऑफ अ लेंथ? डेफिनेटली इट विल बी द मिडल पॉइंट, और वो ख़त्म होता है या वो होता है 5 सेंटीमीटर के ऊपर। दिस विल बी व्हाट? सेंटर ऑफ लेंथ। लेकिन हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास समझना है। उससे पहले हमको मास वर्ड को समझना होगा। What do you mean by the mass? Mass is nothing but the total content of the body. बॉडी में जो भी चीज़ आपके बॉडी में प्रेजेंट है वो पूरा मिलाकर आपके बॉडी का मास बनाती है। तो आपके बॉडी के टोटल कंटेंट के बेसिस पे आपको सेंटर ऑफ मास समझाना है। अब याद रखिए आपके बॉडी में जितना भी मास प्रेजेंट है वो आपके बॉडी का वेट जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कम है आपके बॉडी में मास तो आपका वेट जो है वो कम रहेगा। इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको ऑन द बेसिस ऑफ द मास और द वेट ऑफ योर बॉडी आपको सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड करना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास, अभी सपोज करो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पेन जो है, क्या इसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा सेम शेप के है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कैप है। और पीछे जो है एज कंपेयर टू द हेड ऑफ द पेन यहाँ पर पतलापन है। तो इसका मतलब हमको, और ये डेफिनेटली ये भी वज़न है थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वेट ऐड किया हुआ है। एक्स्ट्रा वेट ऐड होने के वजह से क्या हो जा रहा है कि पेन के यानी कि मास में इक्वलनेस नहीं है एज कंपेयर टू हेड, एज कंपेयर टू द लास्ट पार्ट। इसीलिए सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर ऑफ पेन पे नहीं होगा। देखो जैसा मैं इसको छोड़ूंगा ये गिर जा सकता, डेफिनेटली ये गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सेंटर ऑफ लेंथ के हिसाब से उंगली जो है बीच में रखे, इसीलिए वो गिर गया। और कहाँ गिरेगा? जहाँ पर वेट ज़्यादा है। ये देखो ये कहाँ पर गिर रहा है? ये इस कैप के तरफ से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि कैप का वज़न ज़्यादा है, और आपको पता है जब तराजू में जहाँ वज़न होता है तराजू वहाँ पर झुकता है, इसलिए वो वहाँ पर झुकेगा। तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोगों को समझना है ऑफ दिस पेन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्लाइटली वेट वाले एरिया में जाना पड़ेगा। कब तक? जब तक का ये पेन पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाता। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखो लेंथ वाइज क्या हम लोग सेंटर में है? बिल्कुल नहीं। लेंथ वाइज ये एरिया ज़्यादा है, और लेंथ वाइज ये एरिया कम है। लेकिन हम लोग यहाँ सेंटर ऑफ लेंथ नहीं समझ रहे, हम लोग समझ रहे सेंटर ऑफ मास। और मास जो है समझ जाओ कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। द होल मास इक्वली जो है ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे जहाँ पर मेरी उंगली पर ये पेन रखा हुआ है। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो याद रखो। एक बार फिर से इसके आंसर को समझते हैं, पढ़कर देखते हैं। इट इज़ अ पॉइंट एट विच, ये पॉइंट मतलब क्या? ये पॉइंट जहाँ पर मैंने उंगली पर पेन को बैलेंस किया था। इट इज़ अ पॉइंट एट विच होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी का पूरा मास, ठीक है, और ऑल द मासेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल अपीयर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम लोग को समझ में आ गया कि वेट के हिसाब से या मास के हिसाब से पेन का सारा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है या इक्वल है। याद रखो इक्वल मतलब क्या? यानी कि पूरी तरह से बैलेंस हो सकता है। यानी इक्वल मतलब क्या? इक्वली यहाँ पर भी है, उतना ही मास इक्वली यहाँ पर भी है वजन के हिसाब से। इसीलिए इस पॉइंट को जहाँ पर मास के बेस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस हो रहा है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट या थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ द मोशन। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को पहला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है काइनेमेटिकल इक्वेशंस are a set of equations that describe the motion of an object with
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि काइनेमेटिक वर्ड का मतलब क्या। ग्रीक में काइन वर्ड का मतलब होता है क्या, टू मूव। तो सबसे पहला हम लोग 3 इक्वेशंस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर को और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, और वो 3 इक्वेशंस ये है। तो देखिए, ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखो, ये आप लोगों को बाय हार्ट करना है। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वेयर u का मतलब क्या, जहां जहां पर u है, जहां जहां पर आपको ये तीनों इक्वेशन में u दिखाई दे रहा है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। जहां कहीं भी इस इक्वेशन में आपको v दिखाई दे रहा है, उस v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। और जहां कहीं भी आपको टाइम यानी कि t दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में 1, 2 और ये 3 जगह पर, तो t का मतलब होता है टाइम। और जहां कहीं पर भी आपको s दिखाई दे रहा है इन तीनों इक्वेशन में, तो याद रखो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, या हम चाहे तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहना रॉन्ग है, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्टेंस चाहे तो उसे बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। अब आते हैं वापस से इस क्वेश्चन के आंसर पे, थोड़ा उसको डिटेल में समझने के लिए। देखिए, आंसर क्या था कि काइनेमेटिक इक्वेशन आर सेट ऑफ इक्वेशंस। तो ये जो 3 इक्वेशंस मैंने आपको अभी बताया था, तो वो 3 को सेट ऑफ इक्वेशन, सेट क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस आर सेट ऑफ इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि सपोज करो मैं स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर रास्ता जो है मतलब कम गर्दी वाला है, तो मैंने 20 की स्पीड किया, फिर और ज़्यादा 30, 40, 50। ये क्या हो रहा है, मैं अपने बाइक की स्पीड को बढ़ाते जा रहा हूँ, या हम ये बोलेंगे मैं वेलोसिटी को चेंज करते जा रहा हूँ। वेन एवर देयर विल बी चेंज इन अ वेलोसिटी, इट इज़ नोन एज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड वाला जो आंसर है ख़त्म होता है। ठीक है, और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, डू यू नो रियल एंड सूडो फोर्सेस। याद रखिए, सूडो में p साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डू यू नो रियल एंड सूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो देखा जाए तो सूडो फोर्स के बारे में 3 सवाल पूछा है कि रियल फोर्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है और उनका एप्लीकेशन क्या है। यही 3 सवाल सूडो फोर्स के लिए भी पूछा है कि सूडो फोर्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है और उनका एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रियल फोर्स को समझते हैं। तो देखिए, हम एक एक करके समझेंगे। पहला रियल फोर्स को समझेंगे, उसके डेफिनेशन, ओरिजिन और एप्लीकेशन को। उसके बाद हम सूडो फोर्स को समझेंगे। सूडो फोर्स इसके बाद लिखूंगा। फिर सूडो फोर्स में उसके डेफिनेशन, उसके ओरिजिन और उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रियल फोर्स, और ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, व्हाट इज रियल फोर्स? अ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरएक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रियल फोर्स। तो याद रखिए, रियल फोर्स क्या होता है? रियल फोर्स वो होता है जो 2 ऑब्जेक्ट के या 2 बॉडीज के इंटरैक्शन के वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो याद रखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ और सन। अर्थ जो है सन के आसपास घूम रहा है, और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये रियल फोर्स है। क्यों? क्योंकि 2 बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रियल होता है, क्योंकि रियली बॉडी में, यानी बॉडी का हर एक का अपना एक ग्रेविटी होता है, और हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे एक दूसरे को अपने तरफ खींचती है। दैट इज अ रियल फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए उसको रियल फोर्स माना जाता है। तो होप सो आपको डेफिनेशन समझा होगा। इसका ओरिजिन, डेफिनेटली देखिए, अगर 2 बॉडी नहीं है प्रेजेंट,
याद रखिए हमेशा दो बॉडी रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, देयर कुड बी मैनी बॉडीज एज वेल, लेकिन मैं फिलहाल दो बॉडीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि दो बॉडीज़ अगर नहीं हो तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन देम। तो याद रखिए अगर रियल फोर्स का अगर ओरिजिन आपको देखना है तो डेफिनेटली वो ओरिजिनेट कब होगा, ओरिजिनेट मतलब क्या, यानी कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो शुरू कब होगा, जब दो बॉडी नज़दीक आएगी या दो बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट है देयर विल बी नो फोर्स, देयर विल बी नो रियल फोर्स। तो इसीलिए इसका ओरिजिन कब होता है या ओरिजिन कैसे होता है, तो याद रखो द रियल फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द एक्चुअल इंटरैक्शन या रियल इंटरैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी एब्सेंट है तो रियल फोर्स का डेवलपमेंट या ओरिजिन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन के बारे में। अब इसका एप्लीकेशन, तो याद रखिए रियल फोर्स का एप्लीकेशन होता है समझने के लिए कि कैसा एक ऑब्जेक्ट दैट इज अ अर्थ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सन, और बाकी का जो है बहुत सारा कैलकुलेशंस वगैरह पार्ट होता है। तो याद रखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ये होता है कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आता है उसके वजह से। एप्लीकेशंस में हमको ये भी समझ में आता है इसके ज़रिए से, सेंट्रीपिटल तो समझ में आता ही है, इसके अलावा हमको ये समझ में आता है कि कैसा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास जो है रिवॉल्व हो रहा है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये सारी चीज़ें उसके लिए एप्लीकेशन में आ सकती है। अब आते हैं सूडो फोर्स की तरफ। अब सूडो फोर्स में हम लोग तीनों चीज समझेंगे, उसका डेफिनेशन, उसका ओरिजिन और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या है, तो यह है उसका डेफिनेशन। सूडो फोर्स इज वन विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेफिनेटली कुछ नहीं समझा होगा आपको, ठीक है, फिर भी डेफिनेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ ओरिजिन और एप्लीकेशंस के तरफ, और उसके बाद आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका ओरिजिन क्या है, तो सूडो फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन आपको कुछ नहीं समझा होगा। एंड द थर्ड, तो अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सूडो फोर्स। तो देखिए सूडो फोर्स इज यूज्ड टू एनालाइज द मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखिए अभी तक हमने तीन चीज़ें देखे हैं सूडो फोर्स के बारे में, वो है उसका डेफिनेशन, उसका ओरिजिन और उसका एप्लीकेशन। और आई एम श्योर आपको तीनों में से कुछ भी नहीं समझा। तो उसको समझने के लिए आपको पहले दो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले वो दो चीज़ को हम लोग समझते हैं, और वो दो चीज़ को समझने के बाद फिर से हम लोग सूडो फोर्स का डेफिनेशन, ओरिजिन और एप्लीकेशन को फिर से देखेंगे, एंड आई एम श्योर आपको वो ज़रूर समझेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सूडो फोर्स को समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना है। तो देखिए सूडो फोर्स को समझने के लिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हमको पहला ये दो चीज़ को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर, जब कभी भी कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये वो बॉडी मूव हो रही है। आप सही हो, बराबर हो, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए कि सिर्फ इतने से ही डेफिनेशन को हम मूविंग बॉडी नहीं बोलते। साइंस में साइंटिफिकली जो है चीज़ें अगर मूव हो रही है तो उसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर बॉडी का सराउंडिंग चेंज हो तो उस बॉडी को इन मोशन कहा जाता है क्या, या फिर ये कहा जाता है कि ये बॉडी मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं चल रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सराउंडिंग चेंज हुआ। पहले मैं कहीं और था, अब सपोज करो मूव होकर कोई दूसरी जगह पर चला गया, तो मेरी सराउंडिंग चेंज हुई। उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि साइंटिफिकली इट इज बीन सेड दैट आई एम मूविंग और माई बॉडी इज इन मोशन। लेकिन सपोज करो अगर मैं बस में बैठा हूँ और बस चल रही है, प्लीज याद रखो बस की सराउंडिंग चेंज हुई है। बस इज सेट टू बी इन मोशन, नॉट मी। तो
याद रखिए मैं अभी भी बस में ही हूँ, और बस जो होती है उसकी सराउंडिंग या उसका जो कंपार्टमेंट है वो मेरी सराउंडिंग है। तो क्या बस की सराउंडिंग चेंज हुई मेरे लिए? बिल्कुल नहीं हुई। तो साइंटिफिकली माई बॉडी इज नॉट सेट टू बी इन मोशन दो आई एम मूविंग अलॉन्ग विद द बस, बट साइंटिफिकली बस मूव हो रही है क्योंकि बस का सराउंडिंग चेंज हुआ है। लेकिन क्या मेरी सराउंडिंग चेंज हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखो, बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन या इन मूविंग कंडीशन ओनली व्हेन देयर विल बी चेंज इन इट्स सराउंडिंग। ये बात दिमाग में याद रखो अगर आपको वो चीज़ समझना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। दूसरा होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो, देखिए अभी हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो ये दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है 15 केजी का, दूसरा है 30 केजी का। अब दो इंसान को यहाँ पर इनको पुश करने के लिए बोलेंगे, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी। ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कि भाई आप लोगों को इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉक्स को पुश करना है और पुश करते हुए इसको इस फिनिश लाइन तक पहुंचाना है। आपके मुताबिक कौन सा जीतेगा? डेफिनेटली आप बोलोगे ए। वाई? बिकॉज दिस पर्सन इज will be pushing the box which is very much low in weight as compared to the second box। क्यों? क्योंकि ये 15 kg है, ये 30 kg है, तो B वाले को ज़्यादा फोर्स लगेगा उस बॉक्स को धकेलने के लिए। तो इससे एक बात क्या साबित हो रही है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड एक्सेलरेशन। ये होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब आपका फोर्स डिपेंड करता है कि कितना मास वाला ऑब्जेक्ट है और उतना ही आप उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए, अभी फिर से आपको एक रिमाइंड करवा रहा हूं कि हमको सूडो फोर्स समझना है along with फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी दो चीज समझना है, सूडो फोर्स एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम लोग एक साथ समझ जाएंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम लोगों को दो बातें समझना है कि ऑब्जेक्ट को मूविंग कब बोलेंगे जब उसकी सराउंडिंग चेंज होगी। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखे कि हम लोगों ने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखे जो बोलता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब आते हैं हमारे सूडो फोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ताकि हम लोगों को मतलब इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है, इसलिए उसको यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। उसके लिए मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स को समझने के लिए पहला आपको ये एग्जाम्पल समझना होगा। यहाँ पर दो इंसान है, यह है पर्सन ए, यह है पर्सन बी। लेकिन पर्सन ए ज़मीन पर है और पर्सन बी कार है। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज, या हम ये बोलेंगे कि लेमैन्स लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। जिस जगह पर आप खड़े हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिस जगह पर आप खड़े हो, आप जमीन पे खड़े हो, जमीन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप कार में हो, कार आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसी तरीके से अगर आप एरोप्लेन में हो, एरोप्लेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन शॉर्ट, जहां पर आप हो, चाहे बैठे हो, खड़े हो या लेटे हो, वो आपका वो जगह आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, इस इंसान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ। और इस इंसान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इस इंसान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार। कार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो होता है अर्थ। लेकिन याद रखो, हम लोग फिलहाल
पर्सन को कंसिडर कर रहे हैं, तो याद रखिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन विच इज सिटिंग इन अ कार, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो है कार। हो गया। अब हम सिर्फ इतना एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, पहले इतने एग्जाम्पल को। सपोज करो ये इंसान यहाँ खड़ा है, रुका हुआ है, खाली खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉल को जो जमीन पर पड़ा है, और ये बॉल भी मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर अप्लाई करूं, तो उसके मुताबिक F क्या है? क्या बॉल पे कोई फोर्स पड़ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है। लेकिन याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या उसे मूव करने में हेल्प कर रहा है? नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स विच इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग द बॉडी ऑफ अ बॉल। तो क्या यहाँ पर बॉल हिलता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो हम लोग ग्रेविटेशनल को फिलहाल यहाँ पर नज़रअंदाज करते हैं, और हम लोग वो फोर्स से रिलेटेड बात करते हैं जो इस बॉल को मूव करवा सकता है। तो क्या इस पे कोई वैसा फोर्स पड़ रहा है? तो नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू 0। बॉल का कोई मास है, सपोज करो बॉल है 200 ग्राम का, तो यस इसका मास है, मास इज इक्वल टू व्हाट, 200 ग्राम्स। ओके फाइन। क्या बॉल में एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, यानी है ही नहीं, क्योंकि बॉल मूव नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी नहीं है तो ए क्या हो जाएगा? 0। अगर ए 0 हो गया, लेट अस पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू वॉट? 0। चलो मैं यहां लिखता हूं, यहां ज्यादा बेटर रहेगा। F इज इक्वल टू वॉट? 0। M इज इक्वल टू वॉट? 200 and A is equal to what? 0. Anything multiply with 0 is always a 0. So 0 is equal to 0. Yes, with this frame of reference, Newton का second law of motion is applicable. क्यों? क्योंकि 0 is equal to 0, यानी कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब यही चीज, यही फॉर्मूला हम लोग ये सेकंड पर्सन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस एरिया को, यानी कि अब हम लोग इतने फ्रेम को देखते हैं। ठीक है, अब देखो गाड़ी रुकी हुई है, सपोज गाड़ी रुकी हुई है और कार में बैठा हुआ आदमी इस 200 ग्राम के बॉल को देख रहा है। अब क्या हो गया? गाड़ी रुकी हुई है, बॉल भी रुका हुआ है, उस लिहाज से फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। F इज इक्वल टू 0। मास क्या है? मास विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज अ 200 ग्राम। और बॉल में कोई एक्सेलरेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉल मूव नहीं हो रहा है। इसीलिए अगेन F इज इक्वल टू, यानी जो भी मैंने यहाँ लिखा था, इसीलिए इसके लिए भी क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 0, मास इज इक्वल टू 200 एंड एक्सेलरेशन अगेन 0। तो इसीलिए 0 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 विल बी 0। तो याद रखो यहाँ पर भी न्यूटन का सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है। अब मैं कंडीशन को चेंज करता हूं। अब देखिए हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा अलग वे से समझते हैं, ताकि हमको सूडो फोर्स क्या है या हाउ डज सूडो फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को थोड़ा अलग वे से समझते हैं। अभी हम लोगों ने समझे कि ये आदमी, ये ऑब्जर्वर इस बॉल को ऑब्जर्व तब कर रहा था जब इसकी कार रुकी हुई थी। अब हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, कितनी की स्पीड से? 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या ये आदमी मूव कर रहा है? एज पर द साइंटिफिक रीजन ये आदमी मूव नहीं कर रहा है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। क्योंकि अगर कोई आदमी मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी सराउंडिंग चेंज होना चाहिए, मगर इसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, इसकी सराउंडिंग तो कार है। तो जैसे ही ये कार मूव हो रही है, ये कार में बैठा आदमी जब इस बॉल को ऑब्जर्व करता है, ध्यान से सुनिए, तो उसको लगेगा कि बॉल मूव हो रहा है और बॉल कार से दूर जाता जा रहा है। पर क्या हकीकत में बॉल सच में कार से दूर जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? लेकिन इसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मैंने पहले ही बोल चुका हूं, जहां पर आप बैठे हो,
जहाँ पर आप बैठे हो, लेटे हो या खड़े हो, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उस लिहाज से इस आदमी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से इमूवेबल चीज भी आपको मूव होती दिखाई दे रही है। आप खुद सोचिए, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आप जब खिड़की के बाहर देखते हो तो आपको खुद को लगता है कि पहाड़ जा रहा है पीछे, झाड़े पीछे जा रही है, बिल्डिंग्स पीछे जा रही है, मगर आपको भी पता है कि ये सारी चीजें मूव नहीं करती, लेकिन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से वो चीजें मूव होती दिख रही है। और साइंस बोलता है कि अगर कोई चीज मूव हो रही है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो जस्ट टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन हम लोगों ने सूडो फोर्स का जो है ये एजम्पशन शुरू की है। याद रखो, सूडो फोर्स इज अ एजम्पशन फोर्स। ये एज्यूम किया जाता है कि मूव होते हुए दिखाई दे रही है जबकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। और साइंटिफिकली हमारा भी जो है हमारी बॉडी भी मूव नहीं कर रही है। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि हमारी बॉडी की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है। ना मेरी सराउंडिंग चेंज हुई, ना बॉल की सराउंडिंग चेंज हुई, लेकिन फिर भी बॉल अगर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से अगर कोई भी बॉडी मूव होती दिखाई देती है तो याद रखो उसके ऊपर सूडो फोर्स अप्लाई होता है, एंड दिस इज अ सूडो फोर्स। होप सो आप लोगों को ये सूडो फोर्स समझ में आया होगा। तो इस वजह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से सूडो फोर्स एग्जिस्टेंस में आया। और आपको बता देता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कभी भी याद रखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एकदम सिंपल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहेंगे जहां पर हम लोगों का न्यूटन का सेकेंड लॉ पूरी तरह से साबित होता है। मतलब क्या? F इज इक्वल टू ma, जो अभी हम लोगों ने करके देखे। यहां पर जब ये रुका हुआ आदमी इस रुके हुए बॉल को ऑब्जर्व कर रहा था तो हमको आंसर मिल रहा था 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा था। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल जहां पर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन साबित नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए से न्यूटन का सेकेंड लॉ डेट इज F इज इक्वल टू ma साबित होता है या नहीं। ठीक है, क्या बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बॉल तो अपनी जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए F इज इक्वल टू हम लोग यहाँ 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, मास ऑफ बॉल कितना है? 200 ग्राम है, चलो 200 ग्राम लिख दिए। और एक्सेलरेशन, कार का एक्सेलरेशन क्या है? कार तो मूव हो रही है, कितना? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर हम लोग इन लोगों को अप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 समथिंग होगा। क्या ये इसके इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, साबित नहीं हो पा रहा है। तो याद रखिए, ऐसे एग्जाम्पल्स जो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करते हैं, ऐसे इसको याद रखिए क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जरा ध्यान से सुनिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जो F इज इक्वल टू ma, डेट इज न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। उसे कहा जाता है क्या? यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऐसा एग्जाम्पल जहां पर F इज इक्वल टू ma
ओबे नहीं किया जा रहा है, डेट इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं किया जा रहा है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्वेश्चन, डू यू नो द रियल एंड सूडो फोर्सेस, देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो इस आंसर को समझाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इतना नॉलेज होना काफ़ी है, इसलिए मैं खाली इतना ही समझाया हूँ, डीप में नहीं समझाया हूँ, ज़्यादा डीप में। वो डीपली समझाने के लिए मैं एक अलग सा वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी इसके आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इज वन विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन, अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो चीज़ जहां पर आप बैठे हो, यानी जहां पर आप हो, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारे एग्जाम्पल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, कार, और कार एक्सेलरेट हुई, कितने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सेलरेट होकर वो आगे गई। तो यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से सूडो फोर्स एग्जिस्टेंस में आया। तो इसीलिए देखो ये अब आंसर आपको समझ में आया होगा कि सूडो फोर्स इज वन विच अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका ओरिजिन, सूडो फोर्स का ओरिजिन क्या है, तो याद रखो सूडो फोर्स अराइज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेफरेंस पॉइंट या चेंज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और द थर्ड एंड द लास्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स। तो याद रखिए एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स क्या है, टू एनालाइज द मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी अप्लाई सूडो फोर्स। यानी कि हम लोगों को जब एनालाइज करना रहता है मोशन को, किसके अंदर, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप लोगों को अभी बता दिया था मैंने कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो F = ma को ओबे नहीं करती है, ठीक है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं, वहां पर हम लोग सूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो होप सो ये जो चारों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैंने समझाने की कोशिश किया। होप सो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.1, 1.2 ये दो चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।